नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। क्या रही ये पहल, इस खबर को दिखाएंगे विस्तार से। बताएंगे आपको कि बेंगलुरु में कल भगदड़ के बाद आज क्या हुआ दिन भर। चर्चा करेंगे इस भगदड़ के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है। होगी बात मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में गरीब कल्याण के क्या हुए हैं बड़े काम। बताएंगे आपको अयोध्या में कैसे संपन्न हुआ प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने लगाया सिंदूर का पौधा। एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का दिया संदेश। 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। राज्यों में भी हुए तमाम कार्यक्रम। बेंगलुरु में भगदड़ हादसे पर आरसीबी, केएससीए और इवेंट कंपनी पर दर्ज हुई एफआईआर। बीजेपी ने मांगा सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का इस्तीफा, तो कर्नाटक सरकार ने क्रिकेट एसोसिएशन पर डाली जिम्मेदारी। नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी नक्सली नरसिम्हाचलम उर्फ गौतम उर्फ सुधाकर को किया ढेर। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 9 जून से देश भर में केंद्रीय मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी रखेंगे 11 सालों के कामकाज का लेखा जोखा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर वीडियो साझा कर रखी गरीब कल्याण की तस्वीर। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़ा नया अध्याय। श्री राम दरबार सहित सभी देवालयों की सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा हुई संपन्न। सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम साधु संत बने साक्षी। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली पर्वतमाला को फिर से हरा भरा बनाने के लिए एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने अपने आवास पर सिंदूर का एक पौधा भी लगाया, तो दिल्ली वालों को भी सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसों की सौगात दी है। पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से ये सभी कदम खासे महत्वपूर्ण है, जो पृथ्वी के संरक्षण में बड़ा योगदान निभाने की एक बेहतर शुरुआत के तौर पर देखे जा रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पौधा लगा रहे हैं बेहद खास है। ये सिंदूर का पौधा पीएम को पिछले दिनों गुजरात दौरे के दौरान भेंट किया गया था। 1971 के युद्ध में साहस और पराक्रम की अद्भुत मिसाल पेश करने वाली कच्छ की वीरांगना माताओं बहनों ने पीएम को इसे भेंट किया था। पीएम ने अपने आवास पर यह पौधा इस विश्वास के साथ लगाया है कि ये देश की नारी शक्ति के शौर्य और प्रेरणा का सशक्त प्रतीक बना रहेगा। हम सिंगर को रोपा, उसको भेज दिया, वो उधर दिल्ली में लगाया। और आज विश्व दिन है, पर्यावरण का दिन है, वो लगाया। हम देखा कि वो पानी डालता है, हमको बहुत अच्छा लगा। पीएम विश्व पर्यावरण दिवस पर दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली उद्यान गए और पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। पीएम ने इसे अरावली पर्वतमाला के फिर से वनीकरण के प्रयास, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का भी हिस्सा बताया। पीएम ने अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर पर्यावरणीय चुनौतियों के समाधान की प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि इसके लिए पारंपरिक पौधारोपण विधियों के साथ ही नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही पौधारोपण गतिविधियों की जियो टैगिंग और निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। पीएम ने युवाओं से इस अभियान में बढ़ चढ़कर जुड़ने को कहा। पर्यावरण से जुड़ी एक और पहल के अंतर्गत पीएम ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली सरकार की ये पहल सतत विकास और हरित शहरी परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम है। इससे पहले पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। पीएम ने विश्व पर्यावरण दिवस पर धरती की रक्षा करने और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों पर नियंत्रण के लिए प्रयास मजबूत करने का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बीते 11 वर्ष में ठोस प्रयास करते रहे हैं। इन प्रयासों को देश ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी जबरदस्त सराहना मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज। विश्व पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज से एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत विभिन्न क्षेत्रों के तमाम लोगों ने एक पेड़ लगाकर इस अभियान में वो शामिल हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस अभियान पर लोगों को शुभकामनाएं दी तो देश भर में आम लोग भी बड़ी संख्या में आगे आए हैं और इस अभियान का साथ जुड़कर इसका हिस्सा बने हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दुनिया भर में गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस मौके पर स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नई दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की। ये अभियान स्कूलों के नेतृत्व में सतत भविष्य की एक पहल है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान पर तैयार किए गए मॉड्यूल्स को भी लॉन्च किया। साथ ही इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत देश भर के स्कूलों में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। देश भर में विश्व पर्यावरण दिवस की धूम देखने को मिली। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विश्व पर्यावरण दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। साथ ही पर्यावरण बचाने का संदेश भी दिया। उत्तर प्रदेश को हम लोग पर्यावरण की समस्या से मुक्त करेंगे और हरा भरा वातावरण देकर के आने वाली पीढ़ी के लिए सुखद और मंगलमय जीवन देने की कामना के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमें अपने पर्यावरण को, हमें अपनी सृष्टि को, अपनी मातृभूमि को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सब संकल्पबद्ध होकर अपने जीवन में काम करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः यहाँ बैन किया गया है, बंद करें। We have launched a very good portal today to actually inspire people to plant a tree in the name of their mother. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक्स पर कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर आइए हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। आइए हम संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। पर्यावरण के लिए हर कदम एक अंतर पैदा करता है और हमारे सामूहिक प्रयासों से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरियाली भरी धरती तैयार हो सकती है। विजयवाड़ा मंडल में विश्व पर्यावरण दिवस पर रेलवे ने समाज को प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया, तो वहीं यूपी के बरेली में वॉकाथॉन आयोजित कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ निशांत सौरभ की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार वापस आके खबर आपको दिखाएंगे कि कल बेंगलुरु में जो भगदड़ हुई उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन था, क्या हुआ है आज दिन भर, और इस खबर से जुड़े विशेष चर्चा भी हम करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जब हम स्कूल से आते थे तो केवल खाली डब्बा और किताबों का बोझ लेकर, और ये देखो आज के बच्चे स्कूल से इनोवेशन लेकर घर आते हैं। इस नए भारत ने बचपन से ही इनोवेशन का कल्चर देखा है। यही बनाएगा पीएम मोदी के सपनों का विकसित भारत। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा
तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. कल बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी तो 33 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर थी। इस घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है, इसको लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का काम शुरू हो गया है। कर्नाटक सरकार ने आरसीबी, कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और इवेंट मैनेजमेंट वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की है तो बेंगलुरु हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। इस बीच कार्यक्रम से पहले इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए इंतजाम नहीं करने को लेकर कर्नाटक की सरकार सवालों के घेरे में है तो बीजेपी ने राज्य सरकार पर गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है। बुधवार को बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 लोगों की दुखद मौत हो गई थी तो 33 लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने चिन्नास्वामी स्टेडियम का दौरा किया तो घटना के लिए नियुक्त किए गए जांच अधिकारी बेंगलुरु शहरी उपायुक्त जी जगदीश ने चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचकर घटना के बारे में तथ्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। It is unfortunate, this incident has happened. I feel very sorry for it. 11 innocent lives have been lost. I pray the Almighty to give strength, to the families. Today I visited the KSCA stadium. I seen all the events here. I will issue notice to some people for enquiry. I will conduct an enquiry. I will finish within 15 days. To whom notice will be sent? I will issue notice to KSCA, RCB, event manager, and police department, police commissioner also. इस घटना पर बेंगलुरु हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार को नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 10 जून के लिए निर्धारित की गई है। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार अचानक भीड़ बढ़ने से इंतजाम कम पड़ जाने को इस घटना के पीछे मुख्य वजह मान रही है तो बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर पुलिस की सलाह को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया और कहा कि जीत के जश्न में सिद्धारमैया सरकार इतनी खो गई कि उसने लोगों की जान की परवाह ही नहीं की। Some decision was there. They wanted to come when they open. And that is all debatable. Things has happened. Now let us be a part of the grief. We want to respect them. It is our family members. We all are. My CM is also shocked. My Home Minister is also shocked. The entire government is shocked. The state is mourning for this. कर्नाटक के बेंगलुरु में जो हुआ है, it was a government manufactured stampede. And look at the audacity of the Chief Minister. Chief Minister सिद्धरामैया कहते हैं ऐसे stampede तो बाकी जगहों में होते रहते हैं. He's trying to normalize a stampede in which 11 innocent lives, 11 valuable lives have been lost. इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से भगदड़ में मारे गए सभी 11 लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। घायलों को भी आर्थिक मदद की बात कही गई है। इस घटना के बाद से पूरे देश में गम का माहौल है और हर कोई यही जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन है।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में कल बेहद दुखद खबर बेंगलुरु से आई थी, जब भगदड़ हुई और उसके बाद में 11 लोगों की दुखद मृत्यु हुई, 33 लोगों के घायल होने की खबर आई। लेकिन कर्नाटक की सरकार बाद में आकर ये बोलती है कि साहब इस प्रकार की भगदड़ होती रहती है। लेकिन उससे पहले जब विधानसौधा में ये कार्यक्रम हो रहा था, फोकस वहाँ पे दिखाई पड़ा था अपने आप में, और उस वजह से यहाँ पर स्टेडियम के कार्यक्रम में पुलिस की तैनाती कम थी। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कहीं कमी रही, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी विषय पे हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, बेंगलुरु भगदड़, जिम्मेदार कौन? क्योंकि जिम्मेदारी तय करना जरूरी है कि आखिर 11 लोगों की दुखद मृत्यु का जिम्मेदार है कौन। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। भास्कर राव है, बीजेपी के प्रवक्ता है, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगे। इसके अलावा ओपी सिंह जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, सवाल यही, क्योंकि घटना हुई, बेहद दुखद घटना है, उसके बाद से कर्नाटक की राज्य सरकार जिम्मेदारी टालती दिखाई पड़ रही है, चीजों को नॉर्मलाइज तरीके से रखने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में तो जिम्मेदारी से बचने की जो कोशिश है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। थैंक यू सो मच, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। देखिए, दो चीज है। सबसे पहले कि मुझे नहीं लगता कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है कर्नाटक के, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी न किसी पे जिम्मेदारी आनी चाहिए और पुलिस को कहीं ना कहीं अपना फुट डाउन करना चाहिए। भास्कर राव जी, आप वो बीजेपी में है, इसके पहले वो दूसरे पार्टी में थे और बैंगलोर के बहुत अच्छे पुलिस कमिश्नर थे। जब तक हम, क्योंकि मुझे इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना है, जब उत्तर प्रदेश में जब महाकुंभ में स्टैम्पीड हुआ या उसके बाद एक दूसरा स्टैम्पीड हुआ किसी बाबा के वहां पर, या जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ, तब मैंने पॉलिटिक्स नहीं किया। मैं आज भी पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ। 2 या 3 चीजों की जरूरत है। एक, नेशनल लेवल पर मॉब्स और क्राउड को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक एसओपी हो जो हर राज्य और हर जगह अपनी ज्योग्राफी और अपनी स्थिति के हिसाब से ट्रीट करे। तो एक नेशनल पॉलिसी ऑफ क्राउड के हैंडल करना एक नेशनल एसओपी हो, ये बहुत जरूरी है जी। दूसरी चीज, पुलिस रिफॉर्म्स। अगर पुलिस कहती है कि ये चीज नहीं होना चाहिए तो उसका पालन होना चाहिए। पुलिस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए, किसी भी राज्य हो। तीसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, चाहे वो ड्रोन्स हो, एआई पावर्ड ड्रोन्स हो। एक चीज का जो मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कर्नाटक की सरकार को, उन्होंने इस स्टैम्पीड को छुपाया नहीं। सही नंबर उन्होंने बिल्कुल सही समय पर उन्होंने बाहर रख के बताया कि ये घटना घटी है। वरना तेलंगाना में जो स्टैम्पीड हुआ, जो दूसरा कांग्रेस का राज्य है, वहां पर एक एक्टर था। मुझे वहां के लोकल पुलिस ने बताया, जब लोकल पुलिस गए, स्टार ऑफिसर गए उस एक्टर को कहने कि स्टैम्पीड हो रहा, बाहर आए, उसके बाउंसर्स ने पुलिस को रोका। एक डीसीपी लेवल के ऑफिसर, आईपीएस को जाकर उस एक्टर को बाहर निकालना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रिस्पेक्ट, और हम लोगों को भी जो तहसीन जी, आप जो बात कह रहे हैं, आपने बहुत जिम्मेदारी से अपनी बात को शुरुआत किया। आपने कहा जैसे कुंभ की घटना का जिक्र किया, आपने एक और जगह घटना का जिक्र किया कि इसको कह के मैं राजनीति नहीं करना चाहता। लेकिन कल जब पहला रिएक्शन सिद्धारमैया की ओर से आया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये सब चीजें गिनाई। तो अगर आपके लॉजिक से चले तो क्या वो वहीं से उन्होंने राजनीति शुरू कर दी, साहब मेरे इस घटना को कम आंका जाए क्योंकि और जगह भी घटना हुई थी? नहीं, ये गलत है। मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आकर मैं बहुत खुश हूं, आज एफआईआर फाइल हुआ और जो लोग जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, कहीं पर भी घटना हो, उत्तर प्रदेश में हो, तेलंगाना में हो, कर्नाटका में हो, या भारत के किसी भी हिस्सा में हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, आखिर इंसान ही मरते, ये नहीं होना चाहिए। ये सेंसलेस मृत्यु है, ये नहीं होना चाहिए। और एक लास्ट लाइन, कहीं ना कहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्लियामेंट को, क्योंकि भास्कर राव जी और इस चीज में वो एक्सपर्ट है और भाजपा की सरकार है, एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पास करे जो स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना पड़े, तो इसका पनिशमेंट फॉर नॉट फॉलोइंग द एसओपीज ये पनिशेबल हो, नॉट ओनली पॉलिटिशियंस। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत अच्छा सुझाव आपकी ओर से। भास्कर राव जी, सवाल ये है, बीजेपी कह रही है कि सिद्धारमैया साहब को, डिप्टी सीएम को, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस की ओर के सरकार कह रही है साहब ऐसी घटनाएं तो हो जाती हैं और भी राज्यों में हुई है, तो इस्तीफे की इसमें बात कहां से आ गई? देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जो घटना हुई जिसमें 11 लोगों की अकाल मृत्यु हुई, जो कि क्रिकेट के प्रेमी थे, उनके जिम्मेवार कौन है? और आई एग्री विथ पूनावाला जी जब कहते हैं कि हमको इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए, लेकिन एक विपक्ष का भी एक रोल बनता है प्रश्न पूछने के लिए। तो प्रश्न पूछने से हम ये नहीं कहना चाहते हैं किसी को पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं, वी ओनली वांट टू नो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्योंकि अगर इसी को आप देखें, क्या हड़बड़ी थी 24 घंटे के अंदर में यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए। ये जो आरसीबी की जो टीम है, ये कर्नाटका की टीम नहीं है, ये इंडिया की टीम नहीं है, ये एक निजी
क्लब की टीम है जिसमें कि लोगों का नीलाम होता है और वो आगे आके खेलते हैं। इसके ऊपर में इतनी ये बेटिंग वगैरह चलती है जी। क्या जरूरत थी सरकार को एक ऑफिशियल प्रोग्राम बना के जिसमें कि राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट के मंत्री, उनके परिवार, अधिकारीगण को वहां खड़ा करके राष्ट्रगीत, कर्नाटक की गीत वगैरह बजा के, जिसका कि किसी ने कोई कदर भी नहीं किया। ये तो डिसीजंस इन्होंने लिया है, ये सब जो है बिना अप्लाइंग, विदाउट अप्लाइंग देयर माइंड टू हाईजैक द कंप्लीट क्रेडिट ऑफ आरसीबी जिन्होंने किया है कि खेला, हमने जीता और हम कप लाई करके, जो बार बार उप मुख्यमंत्री जो वर्ल्ड उस कप को चूम रहे हैं, ये कोई मर्यादा का कोई संकेत है क्या? और सरकारी गाड़ी में एस्कॉर्ट पायलट रखते हुए आरसीबी का झंडा हिला रहे हैं, ये कोई मर्यादा है होती है क्या? ऑल दिस इज नथिंग। अगर हम पूछे तो क्या इस पर हम राजनीति कह रहे हैं? आप मर्यादा तो मेंटेन कीजिए। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। और आपने पुलिस को ढकेल कर, आप जबरदस्ती करके उन्होंने कहा कि आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। कैनॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। वहां एम्बुलेंस आना है तो एम्बुलेंस इज नॉट इन पुलिस, है हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, बीबीएमपी का काम है। पीने का इंतजाम होना चाहिए वहां पर। उसके बाद में हम वाटर बाउजर्स खड़ा करते हैं वहां पर, रोप्स ले आते हैं वहां पर क्राउड कंट्रोल वगैरह के लिए। कुछ भी तो हम नहीं देखा वहां पर। जी बिल्कुल, ये सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बहुत से इंतजामों की कमी थी। जी, एनडीआरएफ की तरफ से 1000 स्ट्रेचर्स मिला हुआ है हमारे को। जी, आपने देखा होगा किस तरह से घायलों को लेके जा रहे हैं, जैसे कि कोई मरे हुए आदमी को उठा के लेके जाते हैं। ऑफ कोर्स लोगों ने उठा के लेकर गया क्योंकि कोई स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं। बिल्कुल, बहुत दुखद तस्वीरें थी आप जो बात कह रहे हैं भास्कर राव जी। मैं आता हूं आपके पास में। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। सिंह साहब, आपने बहुत लंबा एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपका अनुभव रहा है। 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया इस घटना के बाद से, क्या बड़ी कमियां खामियां आपको दिखाई पड़ रही हैं जिनकी वजह से 11 लोगों की दुखद अकाल मृत्यु हुई है? ओपी सिंह जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जो 11 व्यक्तियों की, निर्दोष व्यक्तियों की जो मौत हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रही है तभी ये मौत हो पाई। और एक मैन मेड डिजास्टर के रूप में, चूंकि मैं डीजी एनडीआरएफ भी रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि नेचुरल डिजास्टर्स के साथ साथ मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं, और ये संभवतः उसका एक परिणाम है कि जिस प्रकार की भीड़ की अधिकता थी और सरकार या पुलिस प्रशासन की लापरवाही थी, मिसमैनेजमेंट, केओस, इन सबों के कारण ही एक कॉकटेल डिजास्टर हुआ और उसके कारण ये घटना हुई। सबसे बड़ी चीज है, लेट्स टॉक ऑफ द पुलिस प्रोफेशनल्स। पुलिस विभाग का ये दायित्व होता है कि समाज में और पूरे स्टेट में सुरक्षा का दायित्व उसके ऊपर है, चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो प्राइवेट फंक्शंस हो या गवर्नमेंट का फंक्शंस हो। सिक्योरिटी प्रदान करना पुलिस की जिम्मेवारी है, पुलिस का दायित्व है। और ये भी कह देना कि उसे परमिशन मिला या ना मिला, ये मैं नहीं जानता कि कंट्रोवर्सी है या नहीं है, लेकिन ये भी कहना गलत है। चाहे वो रहे परमिशन या नहीं रहे, संभवतः पुलिस को सुरक्षा प्रदान करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। यहाँ पे हमने देखा कि कोई क्राउड का असेसमेंट नहीं हुआ, कोई एंटिसिपेशन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की प्लानिंग अगर हुई हो, मैं नहीं जानता कि हुई है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि एक चिन्ना स्टेडियम जो है, और उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम की कैपेसिटी 35 से 40 हज़ार की भीड़ को लेने का है, और उसमें 4-5 लाख लोग आ जाएं। मैंने भी एसएसपी कुंभ के तौर पर 1994-95 में और एस डीजीपी यूपी मैंने 2019 का कुंभ कराया। स्टैम्पिड, ये बात सही है, पूनावाला साहब की कहना की बात सही है कि स्टैम्पिड्स जो है वो हर एक राज्य में हो रहे हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो या आज कर्नाटका हो। इसलिए हमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और हम एक प्रोफेशनल के तौर पे कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण में आरसीपी मैंने क्रिकेट मैच तो जीता है, लेकिन बैंगलोर शहर हार गया, और इसलिए दिक्कत हुई क्योंकि बैंगलोर जो है हमारे पूरे देश का हमारा एक टेक्निकल हब है, एक आईटी का हब है, और उसमें हम लोगों ने अपने इमेज को बर्बाद किया और हमने टेक्निकल यूज नहीं किया। चाहे आप कुछ भी कह लें, ग्रॉस नेग्लिजेंस रहा, और इस ग्रॉस नेग्लिजेंस की वजह से ही ये पूरी स्थिति हुई, पूरी घटना हुई, जिसमें 11 बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं सर बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जो रोक सकते थे वो तमाम इंतजाम अगर कर सकते थे उसके बावजूद नहीं किया, और हमने एक अंतर्राष्ट्रीय छवि कहीं ना कहीं बेंगलोर जैसे शहर की खराब हुई है। तहसीन जी, सवाल यही उठता है कि क्या अपने आप में जो पुलिस की एक एडवाइजरी थी कि साहब आप समय दीजिए इस प्रकार के आयोजन को कराने के लिए, वो नहीं दिया गया? इस बात की खबरें लगातार आ रही हैं, और आज हाईकोर्ट में सीधे तौर पे कहा गया कि पुलिस संख्या की जो मौजूदगी थी
इंतजाम करने को लेकर उस पर सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि डिप्टी सीएम कहते थे 5000 के आसपास पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन कोर्ट में कहा गया 1000। इस पर भी हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है और 10 तारीख की तारीख तय की है। तो क्या कहीं लगातार उसी सब चीज को छुपाने की कोशिश हो रही है, जिससे एक स्थिति ये ना बने कि साहब बहुत ज्यादा कमियां थी, इसकी वजह से ये घटना हुई है? हम कब तक पुलिस पे दोष डालेंगे? देखिए, उसके प्रीवियस नाइट पूरे बेंगलुरु में सेलिब्रेशंस था। वही ऑफिसर्स, वही कांस्टेबल्स पूरी रात ड्यूटी कर रहे, फिर सुबह आप आओ, एक ह्यूमन फिटिक भी आता है। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीजों को देखना होगा। सेकंड चीज, अगर एडवाइजरी पुलिस ने दी और वो नहीं माना गया, देन पुलिस शुड पुट देयर फुट डाउन। डीएम के पास जाके, एसडीएम के पास जाके सेक्शन 144 जो बीएनएस में उसका नया प्रावधान है उसको आप डिक्लेयर कर देते। कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ है इंपॉर्टेंट। क्यों आप देखिए, और थर्ड, मुझे आज भी ये समझ में नहीं आ रहा, और मुझे इस बात का इतना गर्व है कि हम चंद्रयान को चांद पे उतारते हैं। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल रियल टाइम में क्यों नहीं करते? और आप हर चीज में देखिए, वहां पर भी जब माननीय प्रधानमंत्री फिरोजपुर में तक गए, एसपीजी से मैंने तब भी सवाल पूछा, ड्रोन्स क्यों नहीं थे आगे के देखा के रूट्स ब्लॉक में? आप यहाँ पर आपने क्यों नहीं देखा कि कहां से भीड़ आ रही? तो आपका ठीक है, मैं समझता हूँ इंटेलिजेंस में गड़बड़ हो सकती है, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, पर ड्रोन्स तो आपको रियल टाइम इंटेलिजेंस देते कितनी भीड़ आ रही है। 35,000 की कैपेसिटी है। आपने वो उसका इस्तेमाल जब वहां पर कुंभ में था, वहां पर आपने उसका फीडबैक नहीं लिया, उसको डाउनलोड नहीं किया। वहां पर उस बाबा के जहां रैली हुई वहां पर नहीं था, अल्लू अर्जुन के वहां नहीं था। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें इस टेक्नोलॉजी को क्यों इंटीग्रेट नहीं करें? इसका जैसे सर बता रहे थे, ओपी सिंह जी, उन्होंने एनडीआरएफ में सर्व किया है। इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हैं, पुलिस को बताकर, फर्स्ट एड की हम प्रक्रिया सिखाकर, हम क्यों इसका एक नेशनल प्रोग्राम नहीं कर रहे? मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं। जब मैं रेस्टोरेंट चलाता था, मैंने कोर्स किया क्राउड मैनेजमेंट का, मुझे विदेश जाना पड़ा। भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये कोर्स नहीं क्राउड मैनेजमेंट का, तो आप कैसे इसको करोगे? ठीक है, लेकिन कोर्स नहीं है, बावजूद उसके पुलिस को क्राउड मैनेजमेंट करना है, इसके लिए उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। भास्कर राव जी, सवाल यही उठता है कि क्या इस प्रकार के घटनाओं से हम सबक लेंगे या आपस में आरोप प्रत्यारोप से ही आगे बात बढ़ती रहेगी? भास्कर राव जी। नहीं, आपका पार्ट भी सही रहेगा, ये आरोप प्रत्यारोप ही चलते रहेगा, लेकिन पुलिस को तो मौका देना चाहिए ना अपना काम करने के लिए। अगर आप पुलिस को ढकेल के कहें कि मेरा नहीं करना जरूरी है, आप कैसे भी कर कीजिए करके, क्योंकि आप जानते हैं कि उस दिन रात को, मंगल की रात को, रात भर सेलिब्रेशन चला, सुबह 7:30 बजे तक चला, और फिर 12:30-1 बजे ऐलान किया जाता है कि बहुत बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन विधानसभा के सामने होगी और चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर होगी। और इतने बड़े पैमाने पर जब इतने फ्रेंजी थी, मतलब लोग ओवरकम विद इमोशन थे कि उनको कंट्रोल कर पाना मुमकिन ही नहीं था वहां पर तो जी। और समय में आपको एम्बुलेंस की जरूरत होती है, मतलब रोप्स की जरूरत होती है, पानी के बाउजर्स की जरूरत पड़ती है, ड्रिंकिंग वाटर की, डॉक्टर्स, एम्बुलेंस, किसी भी चीज का कोई इंतजाम था ही नहीं वहां पर। ठीक है, चलो, जैसे हमारे वरिष्ठ साहब बैठे हैं, डीजी साहब बैठे, उन्होंने बहुत अत्यंत अनुभवी हैं, उन्होंने काफी ऐसे जी भास्कर जी उनका एक्सपीरियंस है। मतलब जब एंटिसिपेट हम कर चुके हैं कि लाखों की तादाद में लोग आने वाले हैं, तो जहां तक हो सके इमरजेंसी एग्जिट्स रखे रहे उसको, उसके बाद में ये प्राइवेट सिक्योरिटी को रिक्वेशन करना चाहिए। मतलब एक तरीके से गुंजाइश आप भी देख रहे हैं कि वहां पे बनती थी। ओपी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपसे कि क्या सबसे बड़ी गलती असेसमेंट करने में हुई कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आएगी, और उसके लिए हमारे पास में जो आपातकालीन रिस्पॉन्सेस के तरीके थे, हम उसको एग्जीक्यूशन को लेकर हम फेल हुए? क्या आपको लगता है इसको लेकर? ओपी सिंह जी। देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि एंटिसिपेशन जो हमारा प्लानिंग का है, वो एंटिसिपेशन में हम कहीं न कहीं चूक किए, और यही कारण है कि हमारा क्राउड कंट्रोल के मेजर्स जो हम ले सकते थे वो हम नहीं ले पाए। दैट मीन्स कि हम प्लानिंग नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज है कि हमारा क्रेडिबल इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस होता है, वो हम उसको नहीं दे पाए, और यही कारण है कि हमारा एक्सेस कंट्रोल, हमारा ट्रैफिक अरेंजमेंट्स, हमारा इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसमें एक चीज मैं बता दूं कि हर एक इवेंट्स का और खासकर क्राउड कंट्रोल में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है। ये न केवल एनडीआरएफ ने ऐसा किया है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, और कोई भी एक नेशनल पॉलिसी गाइडलाइंस दे सकती है, लेकिन लोकल कंडीशंस के आधार पे ही हम एग्जैक्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना सकते हैं। आई एम श्योर कि कर्नाटका के पास भी होगा और उस लोकल बेंगलुरु शहर में भी। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस पर्टिकुलर इवेंट में, जो कि एक क्रैश कमर्शियलाइजेशन के रूप में है,
प्योर क्रैश कमर्शियलाइजेशन है जो प्रॉफिट के आधार पे चलता है। उस स्थिति में ये जरूरी था कि हम क्वांटिटी की तरफ नहीं क्वालिटी डिप्लॉयमेंट करते और हम देखते किस प्रकार हम इंटेलिजेंटली क्राउड कंट्रोल मेजर्स को लेकर इस स्थिति को प्रिवेंट किया जा सकता था। मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं व्यवसायिक दक्षता में कमी आई, सरकार की लापरवाही में कहीं कमी आई और यही कारण है कि इस प्रकार की घटना हो पाई। बिल्कुल, और शायद इसीलिए हाईकोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ा और 10 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अपना वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे सेवा सुशासन के 11 साल किस प्रकार से रहे हैं। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। छोटा था, देखता था बाबा कितनी मेहनत से बाम्बू लाते थे, जादूगरी से क्या कलाकारी करते थे, पर कस्टमर ढूंढने के लिए उनकी कलाकारी काम नहीं आती थी। पर आज मैं उसी बैम्बू के चीजें बनाकर विदेश में बेचता हूँ। इन युवाओं ने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का बोलबाला देखा है, वोकल फॉर लोकल का दबदबा देखा है। यही युवा बनाएंगे विकसित भारत। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं कि अभी तक बुलेटिन में किन बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। प्रधानमंत्री ने लगाया सिंदूर का पौधा, इस बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू कराया क्योंकि ये पर्यावरण दिवस पे खास था। साथ ही साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर क्या और कार्यक्रम हुए, इस खबर से भी हमने आपको वाकिफ कराया। साथ ही साथ बेंगलुरु में भगदड़ मची और उसका जिम्मेदार कौन था और आज क्या हुआ दिन भर, इस घटना के बाद से इस खबर से विस्तार से हमने आपको रूबरू कराया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की करते हैं बात। अब नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर देखते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दो 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया है, जिसका असर जमीन पर लोगों को मिल रहे लाभ से देखा भी जा सकता है। पीएम मोदी ने बीते 11 वर्षों में मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर भी कई विशेष योजनाएं बनाई, जिसका फायदा इस वर्ग को मिल रहा है। आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लाभ के साथ ये वर्ग लगातार तरक्की की नई सीढ़ियां चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मोदी सरकार के 11 साल में देश के हर वर्ग का समुचित विकास हुआ है और मध्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहा है। मोदी सरकार के 11 साल में भारत के मध्यम वर्ग की आशाओं, जरूरतों और आकांक्षाओं को न केवल सुना गया है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से उस पर काम भी किया गया है। सरल कर और सुनिश्चित पेंशन। हाल के बजट में सरकार ने कर सुधार करके मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है।
बजट में 12.75 लाख रुपए तक की आय पर शून्य कर करोड़ों लोगों को लाभ दिया गया है। हम लोग को टैक्स देना पड़ता था, पेपर महीनों तक बनाना पड़ता था और साल में टैक्स बहुत अधिक देना पड़ता था। मैं छोटा व्यवसायी हूँ, मैं छोटा परिवार से आता हूँ, इसलिए ये नया जो बजट आया उसमें हम लोग को बहुत राहत मिला है, जो कि हम लोग पेपर ऊपर कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है और भी टैक्स भी बहुत कम हो गया है, व्यवसाय भी मेरा बहुत बढ़ गया है। रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाकर ईमानदार मेहनती करदाताओं को राहत दी गई है। 2019 में लॉन्च की गई फेसलेस ई असेसमेंट प्रणाली ने व्यक्तियों के लिए कर जांच के तरीके को बदल दिया। सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के एक बड़े कदम के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। मुद्रास्फीति नियंत्रण 2014 तक के वर्षों में बढ़ती कीमतों ने मध्यम वर्ग के परिवारों को लगातार तनाव में रखा। 2014 से चीजें बदलने लगी। अगले 11 सालों में महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाया गया। 2015-16 से 2024-25 तक महंगाई औसत दर गिरकर सिर्फ 5% रह गई। यह अंतर सिर्फ आंकड़ों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिखाई देता है। शहरी विकास और कनेक्टिविटी पिछले 11 वर्षों में भारत के शहरी परिदृश्य में उल्लेखनीय बदलाव आया है। किफायती आवास उन लोगों तक पहुंच गया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेहतर सड़कें, स्वच्छ हवा, बेहतर सार्वजनिक सेवाएं और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के साथ शहर ज्यादा रहने लायक बन गए हैं। 25 जून 2015 को शुरू किए गए स्मार्ट सिटीज मिशन ने भारतीय शहरों को एक नया जीवन दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना लाखों मध्यम वर्ग और निम्न आय वाले परिवारों के लिए एक मजबूत आशा बन गई है। शहरी परिवहन में सबसे बड़ी तेजी देखी गई। अब तक 29 शहरों में मेट्रो रेल चल रही है या बन रही है। मई 2025 तक भारत में 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालन में थी, जो 2014 में सिर्फ 248 किलोमीटर थी, यानी सिर्फ 11 साल में 763 किलोमीटर का इजाफा। कुल मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत अब दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। मध्यम वर्ग के लिए बनी उड़ान योजना ने आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सस्ता और सुलभ बना दिया है। घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा करने और आवास क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के लिए संसद ने 2016 में रियल एस्टेट अधिनियम पारित किया। आयुष्मान भारत के जरिए मध्य वर्ग को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को किफायती और सुलभ बनाया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त अस्पताल में भर्ती से लेकर देश भर में उपलब्ध कम कीमत वाली दवाओं तक आज लोगों के पास अपने स्वास्थ्य खर्चों पर बेहतर नियंत्रण है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना ने जरूरी दवाओं को आम नागरिकों की पहुंच में ला दिया है। 20 मई 2025 तक जनऔषधि केंद्रों की संख्या 2014 में सिर्फ 80 से बढ़कर 16,469 हो गई थी। पिछले 11 वर्षों में सरकार ने सार्थक तरीकों से मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अटूट प्रतिबद्धता दिखाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर आपको दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर को विकास की कल कौन सी मिलेगी बड़ी सौगात। क्या है पूरी खबर, विस्तार से होगी नजर छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। शादी का किचन मैं के जहां गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। जम्मू कश्मीर के लिए 6 जून यानी कल का दिन बेहद ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केंद्र शासित प्रदेश को कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज भी शामिल है। साथ ही प्रधानमंत्री श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन की भी कल शुरुआत करने वाले हैं। शुक्रवार का दिन जम्मू कश्मीर की प्रगति और विकसित भारत की यात्रा की नई गति साथ ला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। 1315 मीटर लंबा स्टील से बना ये इंजीनियरिंग का चमत्कार है। जम्मू श्रीनगर के बीच मजबूत कनेक्टिविटी की दिशा में ये बड़ा कदम है। ब्रिज का डिजाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड, और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिजाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिजाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। इस ब्रिज के बन जाने से घाटी और जम्मू के बीच की जो दूरी है वो महज 3 से 4 घंटे की रह जाएगी। कटरा और जम्मू से जब ट्रेन चलेगी तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये श्रीनगर जो है 3 से 4 घंटे में यात्रियों को पहुंचाएगी। साथ ही साथ जो गुड्स ट्रेन है उनको लेकर के भी इस ब्रिज का इस तरीके से निर्माण किया गया है कि ये 25 एक्सल टन का जो लोड है वो उठा सकती है। पीएम देश का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कटरा बानीहाल रेल खंड पर बने इस ब्रिज का निर्माण मात्र 11 महीने में पूरा किया गया। नदी तल से 331 मीटर ऊंचाई पर स्थित और 96 केबलों के सहारे बने इस ब्रिज की लंबाई 725 मीटर है। पीएम उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 272 किलोमीटर लंबी ये परियोजना इंजीनियरिंग का बड़ा कारनामा है। इस रेल मार्ग में करीब 119 किलोमीटर का सफर सुरंगों से होकर गुजरता है। परियोजना के तहत 36 सुरंगों और 943 पुलों का निर्माण किया गया है। इनमें देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग T50 शामिल है, जो 12.77 किलोमीटर लंबी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL के पूरा हो जाने से न सिर्फ पूरे जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी बल्कि यहाँ के लोगों की तकदीर भी बदलेगी। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यहाँ पर सामाजिक आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्रीय गतिशीलता को भी, यहाँ पर रोजगार सृजन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पीएम श्री माता वैष्णो देवी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया के तहत इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनी ये ट्रेन आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस है। ट्रेन को कश्मीर घाटी की कठिन जलवायु परिस्थितियों में सुगम यात्रा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रेल की सीटी और रेल की छुक छुक का रोमांच अब कश्मीर की हसीन वादियों में भी सुनी और देखी जा सकती है, क्योंकि कटरा से वंदे भारत ट्रेन के जरिए मुसाफिर और पर्यटक
श्रीनगर तक की यात्रा अब बेखौफ कर सकेंगे और सड़क के दोनों किनारे, पटरियों के दोनों किनारे जो खूबसूरत और विहंगम दृश्य हैं उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। जम्मू कश्मीर में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की दिशा में ये परियोजनाएं बेहद लाभकारी मानी जा रही हैं। पीएम कई अन्य विकास परियोजनाओं का भी उपहार देंगे। अभिषेक सिंह और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जम्मू कश्मीर के लिए कल एक बड़ा दिन। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार खबर दिखाएंगे आपको। अयोध्या में राम दरबार के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज कैसे हुआ संपन्न, कौन कौन था मौजूद, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा, 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है। लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अपन को रोज बिस्किट खिलाने वाली मेरी आंटी का जब हड्डी टूटा, हॉस्पिटल से आके पता फर्स्ट थिंग वो क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है मैन। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। 22 जनवरी 2024 में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद अयोध्या में बने राम मंदिर के पहले तल पर राम दरबार समेत अन्य विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद रहे तो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के बीच कार्यक्रम पूरा हुआ। 3 जून को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जो आज गंगा दशहरा के दिन अभिजीत मुहूर्त में पूरा हुआ, संपन्न हुआ। देवा 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुई श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। गुरुवार को श्रीधाम अयोध्या में श्री राम दरबार सहित सभी देवालयों की सामूहिक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य मंदिर में राजा राम की प्राण प्रतिष्ठा की। इस मौके पर वैदिक मंत्रों की ध्वनि चारों दिशाओं में गुंजायमान रही। आचार्यों और संतों का स्वर, शंखध्वनि ध्वनि ने अध्यात्म का माहौल बना दिया। अभिजित मुहूर्त, वेद घोष और मंत्रोच्चार की ध्वनि के बीच अयोध्या में गंगा दशहरा के अवसर पर श्री राम दरबार सहित समस्त नवनिर्मित देवालयों में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य समारोह संपन्न हो गया। बुधवार सुबह प्रातः 6:30 बजे से ही यज्ञ मंडप में आह्वानित देवताओं के पूजन के साथ अनुष्ठान की विधिवत शुरुआत हुई। 2 घंटे चले इस पूजन के बाद सुबह 9 बजे से हवन प्रारंभ हुआ, जो लगभग 1 घंटे तक चला। इसके बाद सभी नवनिर्मित देवालयों में
केंद्रीयकृत दृश्य और श्रव्य माध्यमों की सहायता से एक साथ प्राण प्रतिष्ठा का पावन कार्य संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत मंदिर परिसर के विभिन्न भागों में स्थित देव विग्रहों में विधिपूर्वक प्राण स्थापन किया गया। समारोह में माता जानकी के साथ सिंहासन पर विराजमान भगवान श्री राम, उनके साथ खड़े भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के विग्रहों के साथ साथ भगवान बजरंगबली के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भी वैदिक विधि विधान के साथ संपन्न हुई। श्री राम दरबार और शेषावतार के साथ जिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा हुई है वे हैं परकोटा के ईशान कोण पर स्थित शिव मंदिर, अग्निकोण में श्री गणेश जी, दक्षिणी भुजा के मध्य में हनुमान जी, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती के साथ परकोटा की उत्तरी भुजा के मध्य में मां अन्नपूर्णा प्रतिष्ठित हुई। प्राण प्रतिष्ठा के इस आयोजन में बड़ी संख्या में संत महात्मा, वैदिक आचार्य, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी और आम श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्री राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम दरबार की महिमा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि स्थापत्य की दृष्टि से भी अतुलनीय है। इस दौरान मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के जयघोष के साथ उत्साहपूर्ण माहौल बनाया। प्रशासन ने इस भव्य आयोजन के लिए सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। देश विदेश से हजारों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने अयोध्या पहुंचे। बहुत अच्छी यात्रा थी, सहसा मुख न जाए सो बरने। अब हम क्या वर्णन कर सकते हैं, इतनी अच्छी यात्रा, प्रभु के दरबार और अच्छा विकास हुए। मंदिर भव्य है, अभी भी लग रहा है और सुंदर बन जाएगा। गुरुवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन भी था। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम कथा हेलीपैड पर उतरने के बाद सबसे पहले श्री हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने भगवान बजरंगबली की विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्री हनुमानगढ़ी में पूजा के बाद वे श्री रामलला मंदिर की ओर रवाना हुए। श्री रामलला मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम की विधिवत पूजा की और उनकी आरती भी उतारी। अयोध्या से रामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी बारिश से बनी बाढ़ की स्थिति में सुधार होने लगा है। असम के कई जिलों में पानी के स्तर में कमी आई है तो सिक्किम में भी हालात थोड़े ठीक हुए हैं। इसके बाद राहत और बचाव अभियान और तेजी से चलाया जा रहा है। केंद्र राज्य सरकारों के साथ साथ विभिन्न राहत एजेंसियां मिलकर रिलीफ ऑपरेशन चला रही हैं। राहत शिविरों से लोगों का अपने घरों को वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है तो अभी भी बड़ी संख्या में लोग राहत शिविर में रहने को मजबूर हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में हो रही बारिश मुसीबत बनकर टूटी है। नॉर्थ सिक्किम में हुई भारी बारिश और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। गुरुवार को सेना के हेलीकॉप्टर ने नॉर्थ सिक्किम के छातिन से 63 लोगों को रेस्क्यू किया, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। रेस्क्यू किए लोगों को सिक्किम के पाकयोंग एयरपोर्ट पर लाया गया। सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम में जो पर्यटक फंसे हुए थे उनको जो है धीरे धीरे अब सेना के चॉपर में गैंगटॉक लाया गया है। यहाँ से ये लोग अपने गंतव्य को जाएंगे। बुधवार को जो है जब मौसम खराब हो गया था तो फिर जो है राहत और बचाव कार्य में जो है प्रभावित भी हुआ था, लेकिन आज जो है गुरुवार को राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है। लिहाजा सेना के चॉपर ने सुबह 6 बजे यहाँ से उड़ान भरी और लाचित से लोगों को जो है वहाँ से रेस्क्यू करके लाए हैं। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है और कई जगहों पर बाढ़ का पानी कम हुआ है। हालांकि 21 जिलों में अब भी 6.7 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। राज्य के मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई गांव प्रभावित होने से फसलें बर्बाद हो गई हैं। श्रीभूमि लगातार तीसरे दिन सबसे अधिक प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके बाद हैलाकांडी और कछार हैं। मौसम विभाग ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और पूर्वोत्तर में अगले 7 दिनों तक मध्यम बारिश की संभावना है। एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, आपातकालीन सेवाएं, स्थानीय प्रशासन लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि स्थिति में सुधार होने के चलते लोग शिविरों से अपने घरों को लौटने लगे हैं। अभी स्थिति सुधर गया है, अभी लोग कैंप से घर में जाना शुरू कर दिया है, लेकिन ये फास्ट वेव ही था। असम में कम से कम 3 वेव तो आते ही है, तो इसीलिए मैं मानता हूँ ये टेम्पोररीली रिलीफ है। अभी ये नहीं बोल सकता हूँ कि बाढ़ परिस्थिति का परमानेंटली इम्प्रूव हुआ है। पानी बढ़ रहा है इसलिए हम लोग को डर लगता है, घर डूब गया। सारा के सारा लोग को नुकसान हो गया, तो अभी मकोई, कच्चा लौका, अभी बहुत धान बहुत नुकसान हो गया। अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के कारण 33,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।
मूसलाधार बारिश से अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई अंदरूनी गांवों से संपर्क टूट गया है। दिबांग घाटी जिले में अथुनली गांव सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां कई घर पानी में बह गए हैं और खेतों में बाढ़ का पानी पूरी तरह से भर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस खबर के साथ न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।